भारत क्रॉस फायर में है। क्यों? यूएस इज रीचिंग आउट टू एलाइज। क्या बात हुई? चाइना का DF-17 और GF-27 के थ्रेट्स क्या हैं? इसके बारे में जरा बात करेंगे और इसके बारे में हम इसका विश्लेषण करेंगे। देखिए साहब, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो ताइवान की एक्सरसाइज हो रही है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको बोला वो ताइवान की बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है और ये 10 दिन तक चलेंगी। और इस एक्सरसाइज को लेके कहीं ना कहीं चाइना इतना बौखला गया, इतना पागल हो गया कि चाइना ने सोचा नहीं था 10 दिन की एक्सरसाइज चलेगी। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चाइना के हथियारों की पिटाई हुई है, ईरान में हुई है, उसके बाद ताइवान ने एक्सरसाइज अनाउंस की थी। मैंने आपको बोला कि भाई इतनी बड़े लेवल पे एक्सरसाइज आज तक कभी नहीं हुई। और इन्होंने क्या किया ना, फुजियान इज द प्रोविंस जस्ट अपोजिट ताइवान, इन्होंने DF-17 मिसाइल्स को वहां डिप्लॉय कर दिया। दैट इज व्हाट चाइना हैज डन। इतना ही नहीं, इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसा हुआ, कुछ PLA के शिप्स का मूवमेंट, कुछ मिलिट्री कैलकुलेशंस कुछ ऐसी हुई है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दैट हैज रियली गॉट वरीड। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक प्री वॉर कैलिब्रेशन मोड में आ गया है। प्री वॉर गेमिंग नहीं, प्री वॉर कैलिब्रेशन। गेमिंग और कैलिब्रेशन में बहुत फर्क है। गेमिंग होता है सिनारियो, प्री वॉर कैलिब्रेशन होता है जब युद्ध से पहले के समीकरण, मतलब दिस इज द रियल थिंग। अब यहाँ पे दे हैव रीच टू ऑस्ट्रेलिया एंड दे हैव रीच टू जापान, और इनको बहुत क्लियरली जो रीच आउट किया गया है वो इस साथ के किया गया है कि भाई अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट ताइवान से होता है, इफ ताइवान हॉट्स अप, जबकि ये एक्सरसाइज क्या था, इसका नाम युआन गांग, हान युआंग, हन हन कुआंग, हन कुआंग जो एक्सरसाइज की, माय प्रोनाउंसिएशन माइट नॉट बी द बेस्ट, हन कुआंग एक्सरसाइज जो ताइवान की सबसे बड़ी एक्सरसाइज हुई। मैंने कहा था आप बहुत जल्दी चाइना की प्रतिक्रिया देखेंगे। हाँ, उस दिन उन्होंने कुछ शिप्स को मेरिडियन लाइन को क्रॉस कराया, कुछ प्लेन्स को क्रॉस करवाया, कुछ 27-28 सॉर्टीज की इन्होंने, ये सब किया, बट दैट वाज ओनली द optics part of it. Now deploying of DF-17s in Fujian is a big thing. ये इन्होंने पहले किया नहीं। पहले फुजियान में टैंक्स वैंक्स डिप्लॉय करते थे डराने के लिए। अब DF-17, DF-27 इनका बड़ा पोटेंट मिसाइल बैराज है। और मैंने आपको सुबह भी बोला था कि पीक क्रूज पे इनके पास करीब करीब 600 मिसाइल्स बने पड़े हैं DF-17 और DF-27 के बीच, और इनके पास करीब करीब कुछ हजार क्रूज मिसाइल्स, 3000 क्रूज मिसाइल्स हैं। चाइना ये भी क्लेम करता है पुश कम्स टू शव वो 1000 मिसाइल एक महीने में बना सकता, विच आई डाउट, बट ठीक है, मतलब यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कुछ इस ऑपरेशन में ऐसा हुआ है कि दो बड़े बड़े चीजें हुई। एक, अमेरिका हैज रीच टू ऑस्ट्रेलिया एंड जापान और बोला कि भाई अगर ये ताइवान हॉट अप होगा तो मतलब ताइवान में कुछ हॉट अप होने के प्रतिक्रिया बन रही है। वुड यू बी एबल टू हेल्प अस? ये उनको बहुत क्लियर का, आपका क्या योगदान रहेगा? वुड यू कम एंड इन अ वे फाइट विद अस? ये वो मोटा मोटा उनसे कह रहे हैं भाई आप हमारा युद्ध में साथ देंगे या नहीं देंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा है। अब अगर आप देखेंगे कि अब ऑस्ट्रेलिया की समस्या ऑकस है कि भाई ऑकस का पूरा समीकरण, अगर वो इस युद्ध में घुसता, चाइना को दुश्मन घोषित करता, तो समीकरण बदलता है। डार्विन और पर्थ पे सबसे ज्यादा चमड़ा चाइना का हम लोग, आप याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच जो आइलैंड्स हैं वहाँ एंड गेम में मैंने आपको बताया था, एंड गेम सीरीज जो मेरा चलता, मैं बोलता वहाँ इन्होंने एक्सरसाइज की थी और सीधा सीधा वो चाइना और न्यूजीलैंड दोनों को धमकी दे रहे थे कि ये आइलैंड्स आर काइंड ऑफ बीच में आते हैं, आपके टेरिटोरियल वाटर नहीं, इफ यू मेस विद अस वी कैन हिट मेजर सिटीज। तो डार्विन और पर्थ हमले में है। जापान में दो बेस हैं इनकी, एक तो ओकिनावा में है, एक योकोसावा में है। ओकिनावा और योगिसावा की बेस में यूएस है, अभी यूएस के एसेट्स डिप्लॉयड है, पर जापान में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल 9 है। वो आर्टिकल 9 जापान को किसी भी मिलिट्री अलायंस से किसी भी युद्ध में वहां के प्रधानमंत्री को एक ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं देता, आप कहीं भी युद्ध में जा सकते हो। तो इसकी प्रक्रिया है, दैट डज नॉट अलाउ जापान टू गेट्स इनटू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उसका बहुत बड़ा प्रक्रिया है, उस आर्टिकल 9 का क्या होगा जापान से, ये बताया जा रहा। ओकिनावा और योकोसाका जो इनकी बेसिस है, मैंने आपको बोला पीछे उन्होंने F-35 F-16 को वहां डिप्लॉय किया है, और इनके कुछ B सीरीज के बॉम्बर, B4 या कुछ B4 वगैरह यहाँ लैंड कर चुके थे, ये भी आपको बोल चुका हूँ। तो दे वर काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग विज़ावी जापान, क्योंकि जापान से हानियान द्वीप जो है, जो चाइनीज नेवी का सबसे बड़ा नेवल आउटपोस्ट है या नेवल बेस है, वो काफी नजदीक आता है। तो डिबोगाशा से भी वो नजदीक पड़ता है। तो इन्होंने उसके परिपेक्ष में, डिबोगाशा तो नहीं, हानिया जापान से काफी नजदीक होगा, तो उसके परिपेक्ष में उन्होंने वहां जो अपनी फोर्टिफिकेशन थी वो बढ़ा दी थी, अपने एसेट्स का मूवमेंट वहां पे बढ़ा दिया था।
इसको लेके ये लोग बड़े चिंतित हैं कि जी इन्होंने एसेट्स बढ़ा दिए तो क्या होगा। अब देखिए, अगर युद्ध होता तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है, कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो आपका इन जापान पे भी आएगा ही आएगा, क्योंकि बेसिस वहां है, जहाज वहां से उड़ेंगे। तो जापान इस चीज को लेके चिंतित है। अब सवाल यह आता, अब इन्होंने भारत को भी अप्रोच किया होगा या करने वाले होंगे ये। देखिए, भारत का ये युद्ध नहीं है, भारत इसको इस युद्ध में पड़ना नहीं चाहिए। ये युद्ध इज बिटवीन अमेरिका एंड ताइवान एंड चाइना। भारत के लिए ये युद्ध का मतलब नहीं है। तो ये भारत से आएंगे, भारत की बात करेंगे, क्योंकि भारत में देखिए अभी भी क्वाड का मिलिट्री चार्टर नहीं है। बट क्वाड के परिप्रेक्ष्य में भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई बन जाता है। देखिए, जापान तक ये पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए, और अगर आप चौथा मेंबर देखेंगे क्वाड में कौन सा, भारत ही बचता है। अमेरिका तो है ही ना भाई, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, आपका ये जापान पहुंच गए, तो क्वाड का चौथा मेंबर कौन बचता, भारत बचता। तो ये भारत के पास जरूर आएंगे, बोलेंगे भाई साहब आप बताओ आपने क्या करना है, आप हमारी हेल्प करोगे नहीं करोगे। और जो आप हेल्प क्या करोगे, देखिए हम लड़ेंगे तो है नहीं ना, भारत को लड़ना चाहिए ना, भारत का ये युद्ध है। मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज को लेके। बट आपका जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ जो मैरीटाइम सर्वेलेंस ग्रिड है, जो हमारे बहुत एडवांस रडार्स वहां लग रहे हैं, इनको वहां से इंफॉर्मेशन चाहिए, इनको लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन चाहिए, इनको सर्वेलेंस फीड्स चाहिए होगी, इनको काफ़ी कुछ चाहिए हो सकता है वहाँ पे, वो ना रिफ्यूलिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, एमआरओ सपोर्ट। वैसे भारत के अमेरिका के साथ ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स है फॉर दिस। तो ये कहीं ना कहीं को भारत को इसमें लाना चाहिए। पर भारत सॉवरेन कंट्री है, भारत अमेरिका का पॉन नहीं है, भारत अमेरिका का लैकी या पट्टा नहीं है। ये मैं मल्टीपल बार कह चुका हूँ। भारत उतना करेगा जो भारत के इंटरेस्ट में होगा, और भारत उतना ही करेगा जिससे भारत को फायदा होगा। इफ यू थिंक वी आर अ यूके विच यू कैन ड्रॉ इनटू एनी वॉर, वो तो होने वाला नहीं है। तो बट हमें देखना पड़ेगा हमें क्या करना, और हमें इस चीज को कैसे टैकल करना पड़ेगा। ये कुछ समीकरण बन रहे। इतने में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आ रही है वो ये है कि ऑकस को लेके आ रही है कि ऑकस के परिप्रेक्ष्य में क्या करिएगा। आर्टिकल 9 को लेके आ रही है, क्या करिएगा। अगर अब क्वाड में भारत मान लीजिए कहता मैं कोई सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं कोई लॉजिस्टिक्स नहीं दूंगा, मैं सर्वेलेंस फीड नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, और इतना ही नहीं, ये भारत से एक सॉफ्ट नेवल ब्लॉकेड भी लगाने की कहीं कहीं अपेक्षा करेंगे। आप एक सॉफ्ट नेवल ब्लॉकेड लगाइए, एक नेवल घेराबंदी कीजिए। डोंट डिक्लेयर इट एज अ ब्लॉकेड, बट डू अ नेवल घेराबंदी सो दैट इट कैन हेल्प अस इन सम वे और अदर। तो क्या भारत वो करेगा? अगर भारत नहीं करेगा तो क्या क्वाड कैन रियली काइंड ऑफ फ्रैक्चर? यस, क्वाड कैन रियली फ्रैक्चर। क्या इंडिया के लिए ये फायदेमंद है? बिकॉज ये आपसे तीन चीजें मांगेंगे, लॉजिस्टिक्स मांगेंगे, आपसे सर्वेलेंस मांगेंगे, ये आपसे डाटा मांगेंगे। अरे ये तीन चीजें हमें मिस्टर इंडिया आप ला के दो, और यही चीजें हम इनके खिलाफ यूज करेंगे। या भारत साइलेंट बैठेगा और भारत कुछ नहीं करेगा, बोला हम भारत नहीं, क्योंकि ये आपसे नेवल ब्लॉकेड के भी अपेक्षा करेंगे, अब एक नेवल ब्लॉकेड कीजिए। अब ये यहाँ भारत के लिए जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक, और भारत के लिए जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक एक मॉरल डिलेमा है। उसमें भारत फंसा पड़ा है कहीं ना कहीं, इसमें भारत फंसा पड़ा है कि भारत क्या करेगा, वेयर विल द भारत इंटरेस्ट गो, वेयर विल भारत इज गोइंग टू डू। अब क्योंकि चीजें बहुत कुछ है। देखिए, यहाँ पे समीकरण और भी है। ताइवान आपका चिप मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह है। अगर ताइवान बर्बाद हो गया तो चिप मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवीज का मार्केट एकदम नीचे चला जाएगा। ईवी मार्केट विल बी द मोस्ट इम्पैक्टेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट विल बी द मोस्ट इम्पैक्टेड। उससे सबसे ज्यादा अगर फर्क पड़ेगा वो भारत को पड़ेगा और वेस्ट को पड़ेगा।